ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो हम लोग फिर वही 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम 5 क्वेश्चंस, यू नो। सो लेट अस स्टार्ट हियर, जस्ट ऑब्जर्व हियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेगालिथिक संस्कृति के विषय में क्या सत्य है? Which of the following statements are correct about megalithic cultures? Point 1, मेगालिथिक संस्कृति प्रायद्वीपीय भारत तक सीमित थी। 1, they were limited to peninsular India. Point 2, मेगालिथिक संस्कृति के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। The people of this culture familiar with iron. Point 3, मेगालिथिक संस्कृति के लोग निवास स्थल से अधिक शानदार अपनी कब्र बनाते थे। The people of this culture built the people of this culture built splendid tombs compared to their houses. तो चॉइस ए केवल एक, चॉइस बी 1 and 2, चॉइस सी 2 and 3 एंड चॉइस डी 1, 2 and 3. चूज द करेक्ट कोड। चॉइस ए 1 and 2 only, चॉइस बी 1 only, चॉइस सी 1 and 3 only एंड चॉइस डी all 1, 2 and 3. मैक्सिमम डी। क्या आंसर आ रहा है? डी। They were limited to peninsular India, and the people of this culture familiar with iron, and the people of this culture, अरे तुमने तो सी, दोनों में तुमने चॉइस अलग अलग कैसे कर दिया मिस्टर अंकुर? My friends, both the choice are common. आप लोग हिंदी वाला ही चॉइस लीजिएगा। अंकुर कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है? Only 1, 1 and 2, 2 and 3 and 1, 2 and 3. अब ये चॉइसेस है। वंस अगेन यू पीपल हैव टू ट्राई। अब फिर इसको थोड़ा सा ट्राई करिए तो सी। चॉइस नंबर सी। चॉइस नंबर सी। ओके, ओके, चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेती धूसर मेरुभांड संस्कृति निम्नलिखित में किससे जुड़ी हुई है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर? चॉइस ए ताम्रचरण, यानी चॉइस ए कॉपर फेज, चॉइस बी लौह चरण आयरन फेज बी, चॉइस सी ए एंड बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी, एंड चॉइस डी दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ए नॉर बी। जस्ट सेलेक्ट द आंसर। सी। Choice number C is the answer. Yes, good. Question number 3, assertion, परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों में कांसे का प्रयोग लगभग बंद हो गया। In post हड़प्पन cultures the use of bronze nearly discontinued. Reasoning, कांसा बनाने वाले शिल्पी अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थे। Reason, there was scarcity of bronze artisans. अब चॉइस है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. You are having the 4 choices. Now you people have to select one of them. Maximum C. Yes, good. You have done the right answer. C is the correct answer. Question number 4. निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति सीधे लौह चरण में प्रकट हुई? चॉइस ए आहट संस्कृति, चॉइस बी चित्ती दूसर मृदभांड संस्कृति,
चॉइस सी उत्तरी काले पौड़ीदार मृदभांड संस्कृति और चॉइस डी कब्रिस्तान एच संस्कृति सेमेट्री एच कल्चर। चॉइस ए आहार कल्चर, चॉइस बी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, चॉइस सी नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, and choice D symmetry H culture. You are having the 4 choices. Now you have to select the answer. मतलब इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सीधे आयरन फेज में आया, उससे पहले नहीं था। Maximum C. C is the correct answer. Yes, you are correct. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन परवर्ती हड़प्पा संस्कृति में शामिल है? Which of the following is part of post हड़प्पन कल्चर? चॉइस ए ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति, चॉइस ए ईरानी बलूची रूरल कल्चर, चॉइस बी सोथी संस्कृति, चॉइस बी सोथी कल्चर, चॉइस सी चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, सी यू कैन से रेड लस्टर्स पॉटरी कल्चर, and choice D Kalibanga Sanskriti, D Kalibangan culture. You are having the 4 choices and now you have to select the choices. C. Choice number C is the correct answer. C, yes, good. So my students, you have done well और आप लोगों ने अपना ट्रैक पकड़ लिया है। पार्ट फर्स्ट ओवर हुआ, लेकिन मैंने जो कल क्वेश्चन राइटिंग करने के लिए कहा था, हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? यस और नो, प्लीज इन्फॉर्म मी। डू यू नीड एनी हेल्प? क्या मुझे आपको मुझसे कोई हेल्प भी चाहिए या मैं आगे बढ़ूं? मैक्सिमम यस उन्होंने ट्राई किया था। तो क्या मैं आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करूं? क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्या तात्पर्य है? क्या पतन के पश्चात सभ्यता समाप्त हो गई? उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्या तात्पर्य है। तो आप वहां पर स्पष्ट करिए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का अर्थ है नगरीय चरण की समाप्ति। In fact, the end of Harappan civilization meant the end of the urban phase, but the civilization continued in altered form in, you can say, during the rural phase. मतलब सभ्यता है उसका पतन हुआ, लेकिन जो नगरीय चरण की समाप्ति हो गई सभ्यता के पतन के बाद, परंतु ग्रामीण फेज में यह संस्कृति अपने ढंग से चलती रही। तो आप उसमें यह दिखाओगे कि पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति पहले लगाई जाती थी, लेकिन अब पतन का अर्थ हो गया है नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में आ जाना, और नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में आ जाना और सभ्यता का रूप परिवर्तन। बट नाउ द न्यू मीनिंग ऑफ द डिक्लाइन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिविलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल स्टेज। तो ये पहला चरण में आप 2-4 लाइन लिखोगे, हो जाएगा। अब उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट क्या पतन के पश्चात सभ्यता समाप्त हो गई, तो आप दिखाएंगे नहीं, यह परिवर्तित रूप में चलती रही। और इस हम देखते हैं कि यह इसकी उत्तरजीविता यानी इट सर्वाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ लेट हड़प्पन कल्चर्स। फिर आप लेट हड़प्पन कल्चर्स से उसको परिचय करा दीजिए रीजन वाइज, अगर रीजन वाइज परिचय करा दीजिए, और फिर आप उसमें थोड़ा सा राइट डाउन करके दिखा दीजिए कि जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति थी, एक तरफ वो हड़प्पा सभ्यता की विरासत को लिए हुई थी, माने इट वाज
बियरिंग द लेगेसी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की विरासत को लेने के बावजूद भी यह जो संस्कृति थी, यह संस्कृति में अमुक अमुक परिवर्तन देखा गया। जैसे नगरीय से ग्रामीण आ गया, कांसे से तांबे पर आ गया, पक्की ईंटों से कच्ची ईंटों पर। जो पहले टाउन प्लानिंग का जो पुराना मेथड था, वो टाउन प्लानिंग का मेथड छोड़ दिया। तो यही पहलू है जो आपको स्पष्ट करना है। अब आप यहां देखते हैं वैदिक काल। अब इस फेज पर आप आ गए जो कल मैंने आपको बनाया था डायग्राम, याद होगा आपको कल। अब देखिए, अब इतने टाइम पीरियड है, तो मुझे ये बताइए कि मैंने जो आपको बताया, अब आप आ गए पार्ट 2 में। आप पार्ट 2 में इतने काल हैं, इसको मैं ढक देता हूं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग हमें वैदिक काल से पूर्व मध्य काल का विभाजन और उनका कालक्रम बता सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू कैन इन्फॉर्म मी अबाउट द डिवीजन ऑफ द पीरियड बिटवीन वैदिक पीरियड टू अर्ली मेडिवल एज एंड इट्स क्रोनोलॉजी? इसके जो कालक्रम है, उस कालक्रम को काफी बच्चे कह रहे हैं, मैं बता देंगे। वेरी गुड। तो हम लोगों ने कल इसको नोट डाउन कर लिया था, दोबारा नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम यह कहना चाहेंगे, यहां जो हमने बदला हुआ फार्मूला पेश किया है, यानी चेंज पर्सपेक्टिव, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको रेखांकित तो करना होगा परिवर्तन के तत्व। माने यू आर सपोज टू अंडरलाइन the factor of change. The factor of change, or you can say, you will just use the term the process of change. The process of change. जब process of change की बात होगी तो पहले आप करोगे पॉलिटिकल, राजनीतिक। राजनीतिक को दो पार्ट कर देते हैं, राज्य साम्राज्य। इसमें भी मैंने दिया होगा, देखो ये है, कितना बढ़िया इसमें दिया हुआ है। इस फार्मूला को फॉलो करो। परिवर्तन को रेखांकित करना में राजनीतिक है राज्य, साम्राज्य, राजवंश एवं शासक, द स्टेट, एम्पायर, डायनेस्टी एंड रूलर। प्रशासनिक संरचना, टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। आर्थिक है शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, मौद्रिक लेन देन तथा नगरीकरण। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड अर्बनाइजेशन। सामाजिक में वर्ण एवं जाति, महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा, वर्ण एंड कास्ट, कंडीशन ऑफ फीमेन, शूद्राज एंड अनटचेबल्स। सांस्कृतिक में है धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मतलब रिलीजन एंड फिलोसफी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इतना एरिया है जो हमें कवर करना है। अब हम लोगों ने कौन सा फार्मूला अपनाया? जैसे पहले आप पढ़ते थे, इससे आपको एक अलग तरह का मजा आएगा। वजह क्या है कि आपकी समझ इस मेथड से विकसित होगी। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं। अब हम लोग, मैंने एक मैटर आपको कल भेजा था, आपने उसको फॉलो किया होगा। पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं, पहला 1। इसमें हम लोग शुरू करेंगे वैदिक काल से, पहुंच जाएंगे पूर्व मध्य काल में। मेरा फार्मूला समझना, मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। whenever you find difficulty you can put a question and I will reply your question. So whenever you will go through it, you will come to realize that there is a state, empire, dynasty and ruler.
सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वैदिक पीरियड ऑनवर्ड्स, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, बुद्धा, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता यानी गुप्त वंश, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। तो हम पूर्व मध्य काल तक वहां पहुंच जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से और वैदिक काल से स्टार्ट करके हम पहुंच जाएंगे पूर्व मध्य काल तक। अब हम उसमें केवल राजनीतिक ही राजनीतिक करेंगे। अब उसमें देखो, अब ये जो हमारा राज्य साम्राज्य राजवंश से परिचय कराऊंगा, तो हम उसके लिए फार्मूला को गढ़ेंगे। फार्मूला क्या है कि पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड में आए, तो ऋग्वैदिक पीरियड में वैदिक आर्यों का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कहां से कहां। तो आपको मैं मैप पर दिखाऊंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, रीजन वाइज। और उसके बाद जैसे उसका हमने एक्सपेंशन आपको दिखा दिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें तो खैर डायनेस्टी वगैरह कुछ है नहीं, तो फिर उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजेज हुआ। तो चेंजेज के बाद जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ही फैक्ट है। और जो चेंजेज आप देख रहे हो, परिवर्तन देख रहे हो, वो परिवर्तन ही अवधारणा या कॉन्सेप्ट है। तो उसमें फायदा क्या होगा कि फैक्ट से हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलेगी और कॉन्सेप्ट से हमें फैक्ट्स की जानकारी मिलेगी। तो बोथ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, यानी फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट से सपोर्ट मिलेगा और कॉन्सेप्ट का फैक्ट से सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमें चेंजेज की सही जानकारी मिलती चली जाएगी। ओके, फिर हम वहां से वैदिक काल से जब व्हेनेवर यू हैव टू मूव टू मौर्य पीरियड, तो मौर्य पीरियड में भी हम उस चेंजेज को रियलाइज करें, सॉरी बुद्ध काल। तो हम फिर बुद्ध काल में आएंगे, महाजनपद काल में, तो फिर वही राजनीतिक विस्तार। हम आपको 16 महाजनपदों की अवस्थिति दिखाएंगे, कैसे मगध साम्राज्य एक्सपैंड करता गया वो आपको देखना होगा, कैसे मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वहां से क्लियर होगी, रूलर और उनके फंक्शंस। तो पूरे आप बुद्धा काल में चेंज, परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन को जो एग्जाम्पल्स है वो चेंज के एग्जाम्पल्स आपको फैक्ट्स के रूप में आ जाएंगे। फिर बुद्ध काल से आप आगे बढ़ोगे तो आप आ जाओगे मौर्य काल में। मौर्य काल में मौर्य पीरियड है, वहां पर भी आप क्या देखोगे कि आप एक कॉन्सेप्ट जैसी बात होगी, उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, वो एग्जाम्पल्स होगा और फैक्ट्स होगा। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आते रहेंगे। तो आप जब वहां से मौर्य काल से आप पोस्ट मौर्य काल में आओगे, पोस्ट मौर्य काल से आप गुप्ता काल में आओगे, गुप्ता काल से आप पोस्ट गुप्ता काल में आओगे, और अर्ली मेडिवल तक सारे डायनेस्टीज आपको क्लियर होते जाएंगे। और कैसे कैसे आप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर वहां तक पहुंचे, इसका पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। अर्ली मेडिवल पूर्व मध्य काल पर जाकर हम रोक देंगे इसको। फिर हम वैदिक काल से शुरू करेंगे प्रशासनिक संरचना, उसका मैटर एडवांस में दे दूंगा। अब उसको आप लोग पढ़ के हमारे साथ तैयार होकर आना। अब ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक संरचना क्या थी, उसके मान लो 5 या 6 विशेषताएं हैं, और उसके एग्जाम सारे फीचर्स के सारी विशेषताएं के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। तो उदाहरण फैक्ट्स है, विशेषताएं कॉन्सेप्ट है। तो फिर वैदिक काल से जो तुम बुद्ध काल तक आओगे, फिर बुद्ध काल से तुम मौर्य काल तक आओगे, मौर्य काल से तुम मौर्योत्तर काल तक पोस्ट मौर्य पीरियड तक आओगे, और पोस्ट मौर्य पीरियड से लेकर गुप्ता पीरियड तक आओगे, गुप्ता पीरियड से पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आओगे। तो जैसे जैसे आप उसको एक्सपैंड करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ही आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता जाए। और जो फैक्ट्स है वह फैक्ट्स कॉन्सेप्ट की जानकारी देगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट फैक्ट्स की जानकारी देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को रिमाइंड करेगा, दोनों एक दूसरे को याद करवाएगा। ओके, फिर आप इकोनॉमी पर आओगे, तो उसी तरह से हम वैदिक पीरियड से अर्ली मेडिवल एज तक पूरे चेंजेज को ले जाएंगे विथ एग्जांपल्स। फिर सोशल पर आओगे, उसी फार्मूला से। सांस्कृतिक पर आओगे तो वही फार्मूला से हम लोग अर्ली मेडिवल। तो हमारा पार्ट 2 समाप्त होते होते आपको पूरे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, उसमें सांस्कृतिक में थोड़ा सा हमको फैल जाना है ज्यादा, क्योंकि उधर से मेंस के क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है। वैसे तो इस बार आप देखते हो दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी पर पूछा हुआ था, लेकिन वैसे कम चांसेस होते हैं, ज्यादा आपको कल्चर से ही पूछेंगे। तो कल्चर वाले में मेंस भी कवर करना और प्रीलिम्स भी कवर करना है, और प्रीलिम्स में भी से ज्यादा क्वेश्चन कल्चर में हो सकता है, इसलिए कल्चर पर थोड़ा हम लोग को ज्यादा इंफेसिस देना है। लेकिन पूरे चेंजेज की जानकारी होनी है। जैसे आप लोग पूछते हो ना फैक्ट्स कैसे याद रहेगा, ये फैक्ट्स एक ऑर्गेनिक होल के रूप में, आपके कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्गेनिक होल के रूप में जुड़कर फैक्ट्स रहेगा।
जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के साथ एक ऑर्गेनिक होल के रूप में जुड़ने के बाद आपका फैक्ट्स रहे। इस तरह से फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऐसे आगे आप बढ़ते जाओगे। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं पहले वैदिक पीरियड से। तो वैदिक काल से आपने शुरू किया, तो पहले आपको सूचना दी जाती है ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तो आप लोग समझते होंगे, जैसे ईसवी और ईसा पूर्व का अंतर। देखो पहली बात आप ये बताओ, जो मैंने अभी चेंजेज के बारे में आपको जितनी बातें समझाई हैं, वो चेंजेज के बारे में आप बात समझ चुके हैं या उसमें कोई समस्या है? बोलिए हाँ या ना। जो मैंने परिवर्तन के तत्व आपको रेखांकित करना बताए वो आप समझ चुके हैं या उसमें कोई समस्या है? यस। क्लियर हो गया? अब हम वैदिक काल से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ईसवी सन और ईसा पूर्व का मतलब बीसी, पहले ही दिन में आपको बता दिया था कि बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले का जो टाइम है वो माइनस में काउंट होता है, और जीसस क्राइस्ट के बाद का जो टाइम है वो प्लस में काउंट होता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आ गई कि चूंकि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए थे, तो जो अलग अलग धार्मिक समूह के लोग थे, वह अलग अलग धार्मिक समूह के लोगों ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जीसस क्राइस्ट से क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि जीसस क्राइस्ट से काउंट करने के बजाय आप दूसरे पहलुओं को काउंट करो। उनका कहना है कि यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, रेदर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अदर्स। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट से काउंट न करके फिर दूसरे फैक्टर से काउंट करना शुरू कर दिया। मतलब है तो जीसस क्राइस्ट का ही, लेकिन नाम बदल दिया। मतलब टाइम पीरियड तो वही रखा जहां से जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वहीं से, लेकिन उसका नाम बदल के सी कर दिया, यानी कॉमन एरा, और बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। तो वही डिवीजन है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक आप कहते हो ऋग्वैदिक काल। तो यहां पर आपको सूचना दी गई है कि आर्य शब्द नस्लीय समूह का व्यंजक है। द टर्म आर्या सिग्निफाइज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप रेदर देन अ रेशियल ग्रुप। मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में 1950 से पहले ऐसा माना जाता था कि आर्य एक नस्लीय समूह है, लेकिन नवीन शोधों के आधार पर यह स्थापित हो गई है कि विशुद्ध नस्ल आज दुनिया में कोई नहीं है, सारे नस्ल मिक्स्ड है। तो फिर यह भाषाई समूह के व्यंजक से क्या मतलब है? तो जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उससे मतलब लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटी है उससे मतलब है कि जैसे भाषाई समूह से हमारा आशय यह है कि मतलब देखिए, अब उसको कहते हैं इंडो यूरोपीय लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो भारोपीय प्रदेश, मतलब आप कह सकते हो कि इंडो यूरोपियंस। तो इंडो यूरोपियंस जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है उसमें मतलब यह है कि जो यहां पर इंडो यूरोपियंस से हमारा आशय क्या है कि जिसके मतलब जब मध्य एशिया से आर्यों की शाखा कटकर, अब देखो यहां पर मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। पहले देखो, कोई अगर आपसे यह पूछे आर्यंस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यंस, आर्य शब्द का मतलब क्या है? तो आर्य शब्द का मतलब है नोबुल या कुलीन। अब आप अगर मानचित्र पर देखोगे तो फिर मुद्दा यह उठता है कि ये आर्यंस या आर्य कहां से आए, क्योंकि एक विवाद का विषय यह है। क्योंकि आजकल ये बहुत ही जो पॉलिटिकल जो शब्दावली है, या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्लेंस है, जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बीच भी इस बात में इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी हैं जिसमें दक्षिणपंथी भी हैं, वामपंथी भी हैं। तो एक नया अभी नैरेटिव चलाया जा रहा है कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि यहाँ के देशी लोग हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब 3 शब्द आता है। एक आता है, कई बार हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि एक थियरी है, कहते हैं आर्यों का आक्रमण, आर्यन इन्वेजन।
तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आर्यन इन्वेजन जो थियरी दिया वो ब्रिटिश इतिहासकारों ने दिया। जो आर्यन इन्वेजन थियरी है वो आर्यन इन्वेजन थियरी ब्रिटिश विद्वानों ने दिया, यानी ब्रिटिश स्कॉलर्स ने दिया, जिसमें आपको मैंने मॉर्टिमर व्हीलर का नाम बताया। तो यह थियरी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आर्यों ने आक्रमण किया, इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं मिला। लेकिन अब दूसरा मुद्दा है कि आर्य यहां के देशी लोग थे, वेदर दे वर इंडिजिनस पीपल और डिड दे कम फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से आए। तो इसमें कुछ प्रमाण ऐसा दिया जा रहा है कि नहीं वो देशी लोग थे। जैसे दयानंद सरस्वती ने भी उसको तिब्बत उसका मूल स्थान बताया था। जैसे एसपी गुप्ता, बीबी लाल जैसे हिस्टोरियंस उसको देशी उत्पत्ति की बात करते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब देखो इसमें समस्या क्या है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भारत से ही आर्य गए दुनिया के देशों में, क्योंकि देखो आर्यों का जो विस्तार तुम देख रहे हो ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से हुआ। तो मैंने मध्य एशिया से हुआ और फिर पश्चिम एशिया, मैंने मध्य एशिया से एक शाखा यूरोप चली गई और एक शाखा पश्चिम एशिया में ईरान और इराक होते हुए भारत में आई। तो अब यहां पर डिस्प्यूट यह है इन आर्यों की शाखा के बारे में कि भाई ये भारत में आई या भारत से ही उधर गई। क्योंकि विशेषकर इसलिए कि आप देखोगे कि मध्य एशिया से लेकर और भारत तक, जो इंडिया तक है, वहां जो आर्यों का आगमन है उसमें भारत इसका बिल्कुल ही पूर्वी छोर है। माने इंडिया इज जस्ट द ईस्टर्न यू कैन से बाउंड्री। लेकिन अब इंडिया से पूरब की तरफ जाने के लिए, इंडिया के पूरब में आर्यंस नहीं है। जो आर्य हैं वो भारत के पूरब में नहीं, वो जो भी हैं वह भारत के पश्चिम में ही आर्यों का विस्तार हुआ, लेकिन भारत के पूरब में नहीं है। तो इसलिए वो और भी कहते हैं कि यहीं से पश्चिम की तरफ गए। लेकिन अगर मान लो यहां से वो पश्चिम की तरफ गए होते तो उसमें फिर समस्या यह आती कि पहले वो दक्षिण भारत जाते, फिर उनको वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया जाना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में वो बहुत बाद में पहुंचे और फिर क्या वो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया चले गए। मेरा जो मुद्दा है उसको समझिए। दूसरा मुद्दा यह उठाया जाता है कि जैसे वैदिक आर्य यज्ञ से जुड़े होते, यज्ञ तो समझते होंगे आप लोग, सैक्रिफाइस, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। मतलब अब फायर अल्टार में जो अग्नि कुंड है उसमें अनाजों की आहुति दी जाती, पशुओं की आहुति दी जाती, तो जो आहुति दी जाती है उसको कहते हैं यज्ञ। तो अब इस प्रकार का देखिए, अगर यज्ञ हो रहा है तो अब यज्ञ में वैदिक आर्यों ने यहां पर भारत में यज्ञ को बहुत लोकप्रिय पॉपुलर बनाया। तो अगर वह यज्ञ भारत में प्रचलित था और भारत से अगर आर्य पश्चिम एशिया और मध्य एशिया गए, तो स्कॉलर्स का मानना है कि फिर तो यह यज्ञ को पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के आर्यों को भी सीखना चाहिए था उस यज्ञ को। तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के आर्य यज्ञ नहीं करते या यज्ञ नहीं जानते, इसका मतलब है यहां से आर्य नहीं गए, वहां से जब आए तो भारत में ही उन्होंने यज्ञ का तरीका सीखा और किसी और से नहीं सीखा, अपने पूर्वजों से। यहां भारत में जो यहां के गैर आर्य थे वहीं से, क्योंकि आप तो हड़प्पा सभ्यता में भी फायर अल्टार देखते हो जिसमें आपको अग्नि कुंड मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और लोथल दो ऐसे स्थल है जहां से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। आप ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात यह है कि जो आर्य आए वो संस्कृत भाषा लेकर आए। मैं आपको बताऊं, भारोपीय प्रदेश की भाषा थी, क्योंकि जिस भाषा समूह से अंग्रेजी निकली है, फ्रेंच निकली है, स्पेनिश निकली है, जर्मन निकली है, उसी भाषा समूह से संस्कृत भी निकली है। बहुत सारे शब्दों में समानता भी दिखती है। लेकिन जब भारत में आर्य आए तो इनके संस्कृत में कुछ शब्द मिल गए, यहाँ की भाषा की जिसको कराते थे द्रविड़ भाषा समूह की भाषा से कुछ शब्द मिल गए, और कुछ मुंडा जात यहाँ पर नस्ल के लोग रहते थे, तो मुंडारी भाषा समूह के कुछ शब्द मिल गए। तो 300 शब्द ऐसे हैं संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, जो मुंडारी भाषा से और द्रविड़ भाषा से, फ्रॉम द्रविड़ डायलेक्ट और द मुंडारी डायलेक्ट। तो नाउ द आर्यंस ट्रेवल, एंड सपोज यू कैन से इफ आर्यंस माइट हैव गॉन फ्रॉम इंडिया टू वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, तो इन दैट इवेंचुअलिटी, इवन अगर वो पश्चिम एशिया और यहां से अगर वो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया गए होते, तो इन दैट इवेंचुअलिटी आपको मैं बताऊं कि फिर इनकी जो भाषा समूह में जो शब्द हैं वो शब्द वहां भी मिल जाते। मुंडारी और
द्रविड़ के शब्द पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के आर्यों की भाषा में भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ की भाषा में है। तो इसका मतलब है कहीं वहां से आने के बाद तब उनकी भाषा में शब्द मिल गए। इसलिए मैं स्टूडेंट्स ये बात तय हो गई कि आर्यंस बाहर से आए थे, यहां से नहीं गए। अब तो एक एडीएनए फुट प्रिंटिंग भी मिली है। एडीएनए फुट प्रिंटिंग नया तकनीकी है जो कजाक पहाड़ी से मिली है, जिससे सूचना मिलती है कि लगभग 2100 ईसा पूर्व में आर्यंस इसी रास्ते से भारत की तरफ यानी इस तरफ पश्चिम एशिया की तरफ आए थे। तो यहां तक तो आप क्लियर हो गए हो कि थोड़ा सा आप हिंट कर दीजिए, ये क्लियर हो गए तो फिर मैं दूसरा थियरी इसी में समझाऊं। ओके तो ये आपको अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस समथिंग एल्स विथ यू। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आता है दूसरा पहलू। दूसरा पहलू यह है देखो, अब दूसरा पहलू है कि आर्य जो थे वो एक नस्ल समूह है यानी रेशियल ग्रुप, और इजिट आ कल्चरल ग्रुप, कल्चर में लिंग्विस्टिक। तो देखो 1950 से पहले ऐसा माना जाता था कि दुनिया में विशुद्ध नस्ल होते हैं, लेकिन बाद में जो खासकर जो आपको मैं बताऊं कि जीव वैज्ञानिक जो बायोलॉजिस्ट हैं और विशेषकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च पर वो पहुंचे हैं कि नहीं, जो दुनिया में विशुद्ध रेस या जो जिसको बोलते हो बिल्कुल ही प्योर रेस, वो दुनिया में प्योर रेस नहीं होता है। प्योर रेस नहीं होता है दुनिया में। बस प्योर रेस की परिकल्पना बेकार है क्योंकि सारे नस्ल एक दूसरे से कोई ना कोई रूप में मिश्रित है। इसलिए हम ऐसा मान लेंगे कि आर्य एक विशुद्ध नस्लीय समूह थे, यह मानना उचित नहीं है। हां, वो भाषाई समूह थे, एक सांस्कृतिक ग्रुप थे, क्योंकि मध्य एशिया से जब उनका ब्रांच बाइफर्केट किया तो एक ही लैंग्वेज ग्रुप से जुड़े हुए थे और उनका लैंग्वेज यहां तक आया। मतलब एक लैंग्वेज वहां से संस्कृत निकला, एक जर्मन निकला, एक फ्रेंच निकला, एक इंग्लिश निकला। तो आप कहो कि भाई नस्लीय समूह क्यों, तो विशेषकर हिटलर ने अपने जर्मन्स को विशुद्ध आर्य कहा था, यानी प्योर आर्यन रेस कहा था, जो जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर था, और उसी ने खूब जमकर प्रचारित किया था कि आर्यंस वेयर बेसिकली अ रेशियल ग्रुप। बट माय स्टूडेंट, यू पीपल हैव टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट कि आर्यंस वेयर नॉट अ प्योरली रेशियल ग्रुप। जो आर्य थे वह विशुद्ध नस्लीय समूह नहीं थे। तो मेरे विचार में आप लोग इस तथ्य को समझ चुके होंगे या समझ रहे होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, इसको समझाया नहीं, थोड़ा सा हिंट करो। विशुद्ध का मतलब, विशुद्ध का मतलब प्योर, प्योर। तो आर्य एक सांस्कृतिक समूह है। अब चलिए, अब हम लोग अब देखो, आर्यों की जो एक शाखा पहले मध्य एशिया से पश्चिम एशिया और पश्चिम एशिया से भारत, तो पश्चिम एशिया से जब आ रही थी तो एक जगह है इराक पश्चिम एशिया में, तो इराक में एक जगह है एशिया माइनर। यहाँ पर आपको मैटर में मिला होगा कि 1400 ईसा पूर्व में 1400 BC में वहाँ एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उस इंस्क्रिप्शन का दो नाम है, एक है बोगजकोई इंस्क्रिप्शन और दूसरा मितानी इंस्क्रिप्शन। मैंने लिख कर दिया हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। उसका नाम है बोगजकोई इंस्क्रिप्शन या मितानी इंस्क्रिप्शन। तो उस इंस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि देखिए आर्यों की एक शाखा मतलब इसी रास्ते से होकर आई थी, क्योंकि वहां पर एक कैसे वो इंस्क्रिप्शन में क्या है, तो इंस्क्रिप्शन में यह है कि आर्यों के दो मतलब कबीलों के बीच संघर्ष हुआ था। तो आर्यों के दो कबीलों के बीच संघर्ष हुआ था, दो ट्राइब्स के बीच। तो उस कबीलों के बीच संघर्ष के बाद उन दोनों के बीच आपस में समझौता हुआ, दे साइन सम एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो
while signing the agreement they just invoked 4 gods। जब वो एग्रीमेंट को या समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने 4 देवताओं को उद्धृत किया, 4 देवताओं को। उसमें है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। मतलब इंद्र को उद्धृत किया, मित्र को उद्धृत किया, वरुण को उद्धृत किया और नासत्य को। इन 4 देवताओं को उन्होंने उद्धृत किया। तो ये जो 4 देवताओं को उद्धृत करते हैं उसमें कहीं भी अग्नि की चर्चा नहीं है। आगे तुम देखोगे कि वैदिक आर्यों में एक खास मतलब आर्यन ट्राइब है जिसका नाम है भरत, जो रूलिंग क्लास से जुड़ा हुआ है, और भरत अग्नि पूजा से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आर्य भारत में आए तो, परंतु एक समूह में नहीं आए, आर्य अलग अलग समूहों में बंटकर आए हैं। नंबर 1। नंबर 2 आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे देखो, जैसे आर्य और आर्यों के बीच संघर्ष हुआ तो आर्य और गैर आर्यों के बीच भी संघर्ष हुआ। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्यन एंड नॉन आर्यन ग्रुप्स बोथ। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आपको सूचना मिलती है कि परुस्नी नदी कहते हो रावी नदी को। जैसे आप देखोगे उत्तर पश्चिम में जो नदियां हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों का जो विस्तार हुआ है उसकी चर्चा हमें किससे ज्ञात होती है? उससे चर्चा होती है कि ऋग्वेद में 19 नदियों का उल्लेख है। तो उसमें जो सिंधु नदी है उसकी सबसे अधिक बार चर्चा है, और सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र नदी है। मैं अभी मानचित्र पर आपको दिखाता हूं। तो इन जो सिंधु नदी है उसका पश्चिम से 5 सहायक नदियां हैं और पूरब से भी 5 सहायक नदियां हैं। तो पूरब से हुआ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। तो उसी में उसने जो नाम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं व्यास, तो उसी में झेलम को वितस्ता बोलते थे, चिनाब को परुस्नी बोलते थे, चिनाब को असिकनी बोलते, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी एवं सतलज। तो झेलम, रावी, चिनाब एवं सतलज। तो चिनाब को बोलते थे परुस्नी। तो जो परुस्नी नदी है उसी परुस्नी नदी के किनारे एक दसराग युद्ध हुआ था, मतलब फाइट ऑफ 10 किंग्स, आपको मेरे मैटर में मिलेगा। उसमें 5 आर्य कबीले के लोग थे और 5 गैर आर्य कबीले के। तो 5 आर्य कबीले के लोग में आपको 5 नाम मिलेंगे, उन नामों से घबराना मत। बस जो नया नाम मिलेगा, देखो बच्चे, कोई भी चीज़ तुम पहली बार पढ़ोगे तो कुछ नए नाम आपको मिलेंगे, कुछ नए टर्म्स मिलेंगे। तो उसका तरीका यही होता है कि उसको हम लोग स्मरण कर ले। माने वो 5 को अगर 5 बार, 7 बार, 10 बार बोलोगे तो वर्चुअली यू विल जस्ट मेमोराइज देम। तो उसी में आप अगर देखोगे तो आप मतलब जो 5 नाम हैं उन 5 नामों में मतलब पुरु, यदु, द्रुहु, अनु और तुर्वसु। तो ये 5 नाम है। इस 5 नाम को तुम 5-5 बार बोलना, तुमको याद हो जाएगा। यानी यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्वसु। तो ये 5 नाम जो 5 कबीलों का है, तो ये 5 ये और 5 वो दोनों मिलकर बनते हैं 10 राग, यानी 10। यानी आप कह सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ 10 किंग्स, उसको 10 राग युद्ध कहते हैं। तो ये जो 10 राग युद्ध है हुआ, उसमें आर्य कबीलों ने भी फाइट किया और गैर आर्य कबीलों ने भी फाइट किया। और दोनों कबीलों ने फाइट किया। किससे फाइट किया? तो भरत से फाइट किया। इसके मतलब है कि आगे ध्यान रखना, कभी प्रीलिम्स से भी काम आ जाएगा कि इसमें आर्य जो फाइट करते थे, आर्य और गैर आर्य कबीले दोनों से फाइट करते थे, केवल आर्य से फाइट नहीं करते थे। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे आर्यों का विस्तार बताता हूं। देखो ऋग्वैदिक आर्यों का, ये अगर मान लीजिए आप ऋग्वैदिक जो आर्यन से अस्थायी जीवन नहीं जीते थे, दे वर सेमी नोमैडिक, वो अर्ध घुमक्कर थे। अर्ध घुमक्कर का मतलब है वो कैसे आए? तो आप देखते हो यहां पर जैसे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के बाद जो इंडो आर्यंस है वो सिंधु नदी है, तो इधर से उनकी जो ऋग्वेद में 19 ने, ऋग्वेद एक ही ग्रंथ है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले दुनिया में आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा। सो इट वाज द अर्लीस्ट टेक्स्ट, यू नो। तो इसमें पता चलता है कि कई नदियां हैं जो उधर अफगानिस्तान में बहती थी। 19 नदियों का जिक्र है टोटल, मैंने उसका स्पष्ट उल्लेख। वैसे 41 का
41 का रेफरेंस है, लेकिन उल्लेख स्पष्ट रूप से 19 का है। तो उसमें आपको सूचना मिलती है कि जैसे एक सोहन नदी थी जो अफगानिस्तान में बहती थी, सुषमा या सोहन उसको बोलते हैं, या सुवास्तु, स्वात, उसके बाद खुबा, काबुल की नदी, तो गोमल यानी गोमती, एक गोमती इधर है उत्तर प्रदेश वाली नहीं, वो काबुल में बहती थी। तो ये सब नदियां पश्चिम से सिंधु की सहायक नदियां थी। पूरब में मैंने कहा है कि झेलम था, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, तो ये 5 नदियां इधर से आई। उसका अलग अलग नाम था, वितस्ता, असिकनी, परुसनी, सतद्रु एंड विपाशा, ये 5 नदियां उन्होंने नाम दिया है। तो वो इधर से सिंधु की सहायक नदियां थी, सिंधु की सहायक नदियां थी। तो इससे हमको क्या क्या पता चलता है? एक तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान में हुआ, दैट इज कॉल्ड अफगानिस्तान। तो एक रीजन जहां विस्तार है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनका विस्तार सिंध में है, यानी पंजाब में। पहले पंजाब, पंजाब के बाद उनका विस्तार सिंध में, सिंध, ओके। अब सिंध के बाद उनका विस्तार हरियाणा में है, हरियाणा, और हरियाणा के बाद जो उनका विस्तार है वो राजस्थान में है, राजस्थान में। तो दे एक्सपैंडेड इन फॉलोइंग स्टेट्स, यू नो, दे एक्सपैंडेड इन फॉलोइंग स्टेट्स, इन राज्यों में उनका विस्तार है वैदिक आर्यों का। तो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में वैदिक आर्यों का विस्तार है। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में पूरब से जो उनकी सहायक नदियां हैं, वह पूरब से भी उनकी सहायक नदियों की चर्चा हमें मिल जाती है। फिर उसके आगे आप आओगे तो कौन कौन नदियां मिलती है, जैसे राजस्थान, और एक आपको रखना होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। जैसे यहां पर नदियों की चर्चा है तो आपने 5 नदियां तो ये देखी, उसके बाद उन्होंने नदियों की चर्चा की सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी की पहचान घग्घर नदी से हुई है, लेकिन दोनों अलग अलग है। सरस्वती के बारे में अधिकांशतः धारणा ही है, आप लोग ने भी काफी विवाद सुना होगा कि सरस्वती नदी को माना जाता है पवित्र नदी आज भी है, या उसके बारे में मिथक है। मिथक कहते हैं कि जो मतलब लोग की सुनी सुनाई बातें हैं कि वो धरती के नीचे पाताल लोक में चली गई और अंदर ही अंदर जाती हुई वो गंगा यमुना के साथ जाकर इलाहाबाद, जिसको प्रयाग कहते हो, प्रयाग में जाकर संगम बना लिया। तो ये सब तो इमेजिनरी है। उसके रास्ते के कोर्स की खुदाई भी कई बार हो चुकी है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट अभी तक उदाहरण मिल नहीं पाया। घग्घर से उसकी प्राय पहचान हुई है। तो एक घग्घर नदी है, और घग्घर की में आप देखोगे कि जो घग्घर नदी है तो वही सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी भी सिंधु वाले ही ब्रांच में है। तो उसके बाद आगे आते हो तो फिर आपको हरियाणा में आपको एक नदी की चर्चा मिलती है सरस्वती के बाद, दृशदती, उसका नाम है दृशदती। दृशदती नदी है ये, सरस्वती, दृशदती और अपाया। और जो अपाया है वो हरियाणा में बहती है। अपाया, सरस्वती और दृशदती राजस्थान में बहती है, और फिर अपाया हरियाणा में। इसका मतलब हरियाणा में भी उनका विस्तार था। इसके अलावा जानते हो हिमालय की चर्चा हुई है, तो इसलिए इसको एक रीजन तो छूट ही गया, कश्मीर। कश्मीर में भी ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसार है, कश्मीर, क्योंकि मुजबंद पर्वत की चर्चा हुई है। मुजबंद पर्वत की पहचान हिमालय से हुई है। और एक मरुद्वृद्ध नदी है, मरुद्वृद्ध नदी कश्मीर में बहती थी। मरुद्वृद्ध और मुजबंद पर्वत, इन दोनों की भी चर्चा हुई है, तो कश्मीर में भी है। और यमुना की चर्चा 3 बार हुई है और गंगा की चर्चा केवल 1 बार हुई है। तो हिस्टोरियंस ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यमुना नदी उनकी पूर्वी सीमा रही होगी, तो मुख्य रूप से वो अफगानिस्तान से पश्चिम में पूर्वी अफगानिस्तान से पूर्व में यमुना नदी तक उनका विस्तार था, और पश्चिमी अफगानिस्तान से पूर्व में यमुना नदी तक उनका विस्तार था। और
उसमें उनके विषय में हमें सूचना मिलती है कि संभवतः सतलज नदी और यमुना नदी से बीच के भूभाग को ब्रह्माव्रत कहते थे, ब्रह्माव्रत। तो यह है ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार। क्षेत्र की चर्चा, केवल एक ही क्षेत्र की चर्चा हुई है, गांधार। वो क्षेत्र बेस्ड नहीं थे, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, दे वर सेमी नोमैडिक, दे वर मूविंग टू रीजन, इसलिए क्षेत्र की चर्चा उन्होंने नहीं की। तो कुल मिलाकर भाई ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका सीधा उत्तर मिल जाए। कश्मीर, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, इतने क्षेत्रों में ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार है। क्षेत्र की चर्चा नहीं है, केवल गांधार एक क्षेत्र की चर्चा है। अब इसके बाद आपको बढ़ना है उत्तर वैदिक में। अब उत्तर वैदिक में आर्यों का विस्तार, एक देखो, एक वैदिक आर्यों का एक बड़ा दिलचस्प बात मैं बताता हूं कि वैदिक आर्य जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते गए, वो अपने साहित्य में पश्चिम के रेफरेंस को छोड़ते गए। आश्चर्य का विषय है। अब मानचित्र पर देखोगे, यहां पर पता चलेगा कि भाई ये जो उत्तर वैदिक काल में इन क्षेत्रों में तो खैर जहां पहले पंजाब हरियाणा में थे वहां तो रहे ही, लेकिन वह गंगा यमुना के ऊपरी द्वार में बस गए, स्थापित हो गए, अस्थायी जीवन जीने लगे। तो गंगा यमुना के ऊपरी द्वार में बस गए। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगा यमुना यानी अपर गंगेटिक बेसिन। व्हाट इज द रीजन ऑफ अपर गंगेटिक बेसिन? दैट स्टार्ट फ्रॉम हरिद्वार और ऋषिकेश एंड एंड्स अप टू प्रयागराज, दैट इज कॉल्ड अपर गंगेटिक बेसिन। और फिर जब दोनों ने जहां से संगम बनाई है, संगम, तो द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, दैट इज कॉल्ड संगम। तो जहां से आपको संगम बना हुआ दिखता है, वहां से लेकर पूरब की तरफ आप जाओगे तो भागलपुर है या चंपा है, जो वर्तमान में भी बिहार में भागलपुर है या चंपा है। तो वहां तक जाने के बाद और देन यू आर इन्फॉर्म्ड, तब फिर आपको सूचना मिलती है कि चंपा या भागलपुर तक जाकर स्थिति में फिर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह है मध्य गंगा घाटी। तो अभी मध्य गंगा घाटी में फैलाव आपको नहीं दिखेगा। तो आप पहले रीजन वाइज समझ लें। गंगा में भी 3 स्टेज है, एक अपर गंगेटिक बेसिन, ऊपरी गंगा यमुना द्वाब, फिर मध्य गंगा घाटी, फिर निचली गंगा घाटी माने लोअर गंगेटिक बेसिन। तो इस तरह से 3 तरह से आपको इनका डिवीजन मिलेगा। तो पहले जो बसे उसमें गंगा यमुना के ऊपरी द्वाब के उत्तरी भाग में एक राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम था कुरु राज्य, जिसको कौरव कहते हो, कुरु राज्य। और ऊपरी गंगा यमुना द्वाब के ही मध्य भाग में स्थापित हुआ पांचाल राज्य, दैट वाज कॉल्ड पांचाला स्टेट। अब ध्यान रहे, कुरु का जो कोई भी शासक है उसका ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं है, लेकिन अथर्ववेद में और फिर शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में हमें कुरु राजवंश के शासक राजा परीक्षित की चर्चा मिलती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इन अथर्ववेदा as well as in text you can say कि that is we find the mention of and find the description। अब कहोगे महाभारत बहुत आगे का लिखा हुआ है, ये सब में अभी वैदिक काल है। तो हम इनका डिस्क्रिप्शन पाते हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित कौन है? तो अभिमन्यु का बेटा है। अभिमन्यु जब मारा गया और जब पांडव जब चले गए कैलाश पर्वत पर, सभी लोग अपना शरीर अपना एक्टिव लाइफ छोड़कर, तो उनका जो तथाकथित जो पौत्र था जो राजा परीक्षित, वही शासन किया है। तो राजा परीक्षित और फिर राजा परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय, उसकी चर्चा है। लेकिन माय स्टूडेंट्स हियर यू शुड बी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट दे आर नॉट हिस्टोरिकल कैरेक्टर। वो ऐतिहासिक सत्य नहीं है, उनकी चर्चा मात्र हुई है और वो है एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। अब देखो, अभी जो भागवत पुराण की कथा है उसमें राजा परीक्षित की ही कथा है। राजा परीक्षित के साथ एक घटना हो गई थी। राजा परीक्षित तो रियलिटी नहीं है, इतिहास नहीं है, मिथक है कि राजा परीक्षित जैसे उनके दिमाग पर कलयुग आ गया, कलयुग एक नया युग शुरू हुआ, मैंने परंपरा के अनुसार, मिथक के अनुसार, जो उनके माथे पर चढ़ गया था। तो वो गए जंगल में शिकार खेलने, तो उनको प्यास लगी। तो प्यास में वो एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गए और पहुंचकर पानी मांगा। तो साधु अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि साधु को पता ही नहीं चला कि राजा परीक्षित आए। तो साधु अपने
विचार मुद्रा में अपने मग्न थे। तो राजा परीक्षित ने पुकारा, नहीं सुना। तो राजा परीक्षित ने गुस्सा खाया। सांप में एक मरा हुआ सांप था नीचे पड़ा हुआ, उसी को साधु के गले में लपेट कर चले गए। देयर इज द स्टोरी, सिंपली हियर से, यू शुड नॉट फाइंड आउट द रियलिटी हियर। अब जब दे मूव टुवर्ड्स दे यू कैन से मूव टुवर्ड्स देयर होम, टू हिज होम, तो वो अपना मन ही रिटर्न बैक। तो जब वो आ गए वापस, तो उसी समय उस सेंट का एक बेटा बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, वो आया और पिता के गले में सर्प लपेटे देखा। सो ही वॉज गोइंग टू बी अपसेट। उसी में उसने शाप दे दिया, ही हर्ल्ड द कर्स ऑन द किंग, कि भाई जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसा मजाक किया है, 7 दिनों के अंदर वो सांप जीवित होकर उस व्यक्ति को काट खाएगा। तब तक राजा परीक्षित को पता चला, वो तो थे बहुत नोबल पर्सनालिटी, बहुत अच्छे लोग थे, वो तो उनके दिमाग पर कलयुग चढ़ा हुआ था, इसलिए वैसा उसने किया। तो उनको बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि देखिए हमसे कितनी बड़ी चूक हो गई। लेकिन तब तक उधर जब ऋषि भी जब अपनी तपस्या से उठे, तो वो भी अपने बेटे को भला बुरा कहा कि राजा परीक्षित थे, उनके दिमाग पर कलयुग चढ़ा हुआ था, तुमने क्या कर दिया। लेकिन अब तो सांप निकल गया, तो 7 दिनों में उनको मरना था। तो उन्होंने राजपाट अपने पुत्र को देकर वो बाहर निकल गए अपने राजपाट को छोड़कर। तो चूंकि संसार से मोह पकड़ा हुआ था, इस मोह को छोड़ना आसान नहीं था। तो वहीं पर वो पूछते हैं कि जैसे जब वो आते हैं तो अपना राजपाट त्याग दिया और आकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे। तो यमुना नदी के किनारे एक साधु थे, उनका नाम था सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने पूछा कि राजन, आर यू फियरिंग द डेथ, क्या आपको मृत्यु भय सता रहा है? तो उसने कहा, यस, इट इज डिफिकल्ट टू लिव दिस अर्थ एंड लिव दिस वर्ल्ड बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम हियर, सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड अटैचमेंट टू दिस अर्थ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें तो इस संसार को छोड़ने में मोह हो रहा है। तो उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको कृष्ण लीला सुनाता हूं। तो कृष्ण की कथा 7 दिनों तक सुनाई थी। वही अभी भागवत पुराण है जो अब हर जगह कथा कही जाती है। जब 7वां दिन कथा पूरी हुई, तब उसने पूछा राजा परीक्षित से कि राजन, अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? तो कहा, अब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं एक नई शरीर को धारण कर रहा हूं। तो ये बेसिकली जो कथा है, ये घटना के बाद यही आज भागवत पुराण की कथा है। मेरी आत्मा है, आत्मा अमर है, शरीर तो मैं त्याग रहा हूं, लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहेगी और हम ईश्वर में लीन हो रहे हैं। तो इस तरह से उनको सांत्वना मिली और कंसोलेशन मिला डेथ से पहले। अब चूंकि उनका डेथ हो गया, 7वें दिन सांप ने काट खाया, तो जन्मेजय को गुस्सा आ गया। तो जन्मेजय ने 2 सर्पसत्र यज्ञ किया। सर्पसत्र के यज्ञ का मतलब हुआ कि उसने कहा कि दुनिया के हम सारे सांपों को समाप्त कर देते हैं। तो उसने जो यज्ञ ठाना, तो उस यज्ञ में एक एक सांप आता था, हवन कुंड में गिर जाता था। तो ये लगा कि पूरी दुनिया का सांप समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो जो शरारती सांप था, तक्षक उसका नाम था, वो जाके इंद्र के सिंहासन में के मतलब एक कहानी है, बस कहानी की तरह लो, मिथक है, उसके सिंहासन के एक पायदान में जाकर लपेट लिया। तो जो इंद्र आ रहे थे, तो इंद्र का सिंहासन ही धीरे धीरे वह उनके हवन कुंड की तरफ खींचता आ रहा था। तो चूंकि धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ खींचता आ रहा था, तो जाहिर है कि वह हवन कुंड में गिर जाता। तो इसलिए इस यज्ञ को रुकवा दिया गया था। ये मिथक है, लेकिन हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 सर्पसत्र यज्ञ किसने किया, तो आप कहोगे राजा परीक्षित। अब इस कहानी के बाद एक कहानी सुनो। ये जो आप पांचाल राज्य देख रहे हो, जहां से पांचाली थी, द्रौपदी नाम सुना है, इसमें एक राजा का नाम लिया जाएगा जिसका नाम है प्रवाहन जयवाली। उसको भी दार्शनिक राजा बोलते थे। दार्शनिक का मतलब वो बहुत ज्ञानी था। प्रवाहन जयवाली नाम था, मेरे मैटर में मिलेगा, आप नोटिस करना। फिर लगभग, वैसे देखो, सभ्यता का प्रसार मध्य गंगा घाटी में 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद हुआ, इसलिए उत्तर वैदिक काल के अंत में आपको सूचना मिलती है कि वैदिक आर्यों का प्रसार, मतलब प्रैक्टिकली 6 सेंचुरी बीसी तक, तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक इनका प्रसार इधर सरयू नदी के किनारे आप देखोगे कि कौशल राज्य की स्थापना हुई। कौशल, जिसकी पहचान अयोध्या से की जाती है, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं है। तो कौशल राज्य की पहचान हुई और फिर
उसके पूर्व में वरुणवती नदी के किनारे काशी राज्य की स्थापना हुई, काशी। और फिर काशी से पूर्व में मैं आपको बताऊं कि गंडक है, गंडक। तो गंडक के किनारे, गंडक को तब बोलते थे सदानीरा नदी। कौन सी नदी? सदानीरा नदी। इसी सदानीरा नदी के किनारे विदेह माधव एक शासक थे जिन्होंने विदेह राज्य की स्थापना की। इसकी सूचना हमें एक ग्रंथ से मिलती है। गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड द नेम ऑफ द टेक्स्ट इज शतपथ ब्राह्मणा। वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम शतपथ ब्राह्मणा। यहां पर जो किंग विदेह है, ही एस्टेब्लिश्ड हिज ओन स्टेट एंड दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज विदेहा स्टेट। दैट इज कैरेक्टराइज एज विदेहा स्टेट। तो उसमें राहुगण की सहायता से उसने उस भूमि को साफ किया, अग्नि से जलाया, अग्नि से जलाकर पवित्र बनाया और तब वहां अपने राज्य की स्थापना की। देखो अग्नि का मिथक कितना प्रसिद्ध है कि कहा जाता है कि अग्नि ने गंगा नदी, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के उत्तर के भूभाग को अग्नि ने जलाकर पवित्र कर दिया। लेकिन गंगा ने वो नदी दक्षिण जाने से इनकार कर गई, क्योंकि गंगा को पता नहीं दक्षिण जाने से इनकार इसलिए किया उसने, मतलब इट रिफ्यूज टू गो टुवर्ड साउथ, माने गंगा से दक्षिण। तो इसलिए आज भी भागलपुर को में तुम देखोगे उसको अपवित्र माना जाता है। मगध रीजन है, उसको अपवित्र माना जाता है। मतलब आप भागलपुर में जैसे गंगा के इस पार उस पार में आपको स्पष्ट अंतर नजर आएगा, क्योंकि भागलपुर वर्तमान है, गंगा के इस पार भी है उस पार भी है। तो अगर आप गंगा के इस पार हो, मतलब गंगा के नॉर्थ में हो, और आपने पंडित जी से पूजा अगर करवाई, लेकिन अगर आपने गंगा नदी के साउथ कोस्ट से ले आया, तो पंडित जी पूजा में उसको यूज करने से इनकार कर जाएंगे। तो मतलब यह है कि आज तक संस्कृति कितना लिंगर करती है, उसका एग्जाम्पल है। अब मैं यहां पर एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि कुछ उस काल के शासक हैं, उनको फिलोसोफर किंग कहा गया, दार्शनिक राजा। क्यों? वो बड़े ज्ञानी राजा थे, जिसमें सबसे पहले तो विदेह माधव है, उनको फिलोसोफर किंग, राज ऋषि भी कहा जाता है, फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। उसके अलावा काशी के अजातशत्रु, अब ध्यान रखना ये मगध का अजातशत्रु नहीं, मगध का अजातशत्रु आपको आगे मिलेगा, जो बिंबिसार का पुत्र होगा, उसका ऐतिहासिक पहचान है। अभी तक कोई ऐतिहासिक पहचान जितने शासकों को हमने कहा उसको इतिहास अप्रूव नहीं करता है, माइथोलॉजी से हम जानते हैं। तो उसमें आप देखोगे एक राजा है जिनका नाम है काशी का अजातशत्रु, इवन ही हैज बीन रेफर्ड, उसको फिलोसोफर किंग कहते हैं। एक यहां पर देखो अश्वपति है, वो केकय राज्य उत्तर पश्चिम में है, उस केकय राज्य के शासक अश्वपति है, उनको दार्शनिक राजा माना जाता है। विदेह माधव को दार्शनिक राजा कहा जाता है। पांचाल के प्रवाहन जयवाली को दार्शनिक राजा कहा जाता है। ये चार राजाओं को उस काल में दार्शनिक राजा, 4 किंग्स वर कैरेक्टराइज्ड एज फिलोसोफर किंग्स। याद रखिए, विदेह माधव विदेह राज्य का, अजातशत्रु काशी का, प्रवाहन जयवाली पांचाल का और अश्वपति केकय का। केकय उत्तर पश्चिम में है। तो ये हो गया आपको उत्तर वैदिक काल में इतना ही, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब तक ये राजनीतिक विस्तार में कर रहा हूं, मैं भी प्रशासन की चर्चा, अर्थव्यवस्था, समाज भूल जाइएगा। हम यहां विस्तार दिखाते हुए आपको, अब मैं आऊंगा बुद्ध काल में, और फिर यहीं से फिर धीरे धीरे इसी यात्रा में मैं बढ़ता जाऊंगा और आप लोग हमें फॉलो करते जाओगे। जब अर्ली मेडिवल तक जाकर आगे चलकर डायनेस्टीज स्पष्ट हो जाएगी, किंग स्पष्ट हो जाएगा, विस्तार स्पष्ट हो जाएगा। इन द मीन टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कि चेंजेज को आप पढ़ो, चेंजेज को पढ़ो, चेंजेज को समझो, और चेंजेज को पढ़ने और समझने के बाद यू हैव टू डू द इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। साथ ही साथ आप बौद्धिक जुगाली करते चलो। बौद्धिक जुगाली करने में आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। यू हैव टू डू इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन, उसको आप करते चलो। दार्शनिक इन इंग्लिश, फिलोसोफर किंग, यू विल फाइंड हियर द टर्म फिलोसोफर किंग। देखो मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, मैं हमेशा, चूंकि आप लोगों का इंग्लिश है ना, तो लेक्चर मुझे दोनों लैंग्वेज में अगर साथ साथ डिलीवर करने लगेंगे तो फ्लो टूट जाता है। लेकिन मैं जितना टर्म्स है वो इंग्लिश में बोल दूंगा, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो हिंदी वाले को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं टर्म इंग्लिश में बोल दूंगा। सो दैट किंग, द किंग्स वेर नोन एज फिलोसोफर किंग, एंड फिलोसोफर किंग मीन्स दार्शनिक राजा। ओके, तो अब एक बात बताइए कि यहां तक आप लोग समझ गए या कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, प्लीज गिव मी द इंफॉर्मेशन। और मैटर आप लोग मेरा फॉलो करते चलिए, पढ़ते चलिए। मैटर में मैंने सब कुछ दे रखा है।
वेबसाइट वाले आप भी एक्टिव होइए। ओके है, ठीक है। अब मैं आपको बुद्ध काल की तरफ ले चलता हूं। अब चलिए, अब आ गया बुद्ध काल में। पहले जनपद था, क्योंकि छोटे छोटे, जैसे ऋग्वैदिक काल में तो वो घुमक्कड़ थे, अर्धयावत थे, सेमी नोमैडिक थे, दे वर मूविंग फ्रॉम रीजन टू रीजन। बट अप टू लेटर वैदिक पीरियड दे स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने उत्तर वैदिक काल में सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। एंड एज दे स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था बुद्ध काल में। इसलिए आप देखोगे कि उनका जो लाइफ, उनका जो स्थिति है वो बेसिकली दे स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो अब चूंकि वो सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, तो सेटल्ड लाइफ जीने के कारण अब उन्होंने अस्थायी रूप में राज्य बनाया। लेकिन जब आप बुद्ध काल में आओगे, सो दे जस्ट एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ देयर स्टेट। सो द एक्चुअली अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अमालगमेटेड और you can say integrated together, so they came to be known as महाजनपदा। महाजनपदा का साइज बड़ा है, साम्राज्य तो नहीं है, साम्राज्य तो पहला मगध साम्राज्य होगा जिसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो 16 महाजनपद है उसके विषय में आपको सूचना मिलेगी। पहली बार अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। वैसे देखो, मैंने इसको डायग्राम बना दिया है, लेकिन फिर आप लोगों को एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अब 16 महाजनपद वैसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक डायग्राम अगर हम लोग बना ले। ए से 3 राज्य हैं ए पर, अवंती, अंगा एंड अस्मका। अवंती, अंग एवं अस्मक। ओके, मानचित्र पर देखते हैं। देखिए मानचित्र पर आप अवंती रीजन है, ये देखो उज्जैन के पास अवंती। अंग कहां है? तो आप जैसे आपने यहां पर कोशल राज्य या काशी राज्य देखा, उससे पूर्व की तरफ जाएंगे तो मगध से पूर्व में ये अंग राज्य है। वर्तमान जो भागलपुर है वो भी है इससे जुड़ा हुआ। कर्ण का कहानी इसी से जुड़ी है। तो अंग, तो अवंती, अंग और अस्मक। अस्मका जो है राज्य है वह गोदावरी नदी के किनारे है, दक्षिण में, सबसे दक्षिणी भाग में यही राज्य है। 16 महाजनपद में यही महाजनपदा है। दैट इज 16 महाजनपदा, दैट इज द इन साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो अवंती, अंग एंड अस्मक। फिर आपको बी पर कोई नाम नहीं है, सी पर एक नाम है, दैट इज कॉल्ड चेदी। चेदी। अब मानचित्र पर देख लीजिए चेदी को। तो चेदी कहां है? तो ये जो त्रिपुरी आप देख रहे हो, दैट इज द स्टेट, यही चेदी राज्य है सेंट्रल इंडिया में। त्रिपुरी, वर्तमान जो त्रिपुरी है वो राज्य है, त्रिपुरी क्षेत्र है, वही उसका सेंट्रल रीजन, उसकी राजधानी भी थी, और यही चेदी राज्य है। चेदी के बाद देन यू हैव टू फॉलो अनदर स्टेट, यू नो which one state you have to follow, you know, so just try to follow the state. तो you understand here चेदी एंड तो आप फिर चलते हैं। ए बी सी पर हुआ, डी पर हुआ, तो डी पर नहीं हुआ, ई पर नहीं हुआ, एफ पर नहीं हुआ, जी पर हुआ। जी पर हुआ गांधारा, यानी गांधार। तो दैट इज यू कैन से जी पर हुआ वो गांधार राज्य हुआ। और गांधार के बाद तब आपको यू हैव टू फॉलो अनदर स्टेट, यू नो। तो एक आपका गांधारा आ गया, तो जी पर से चेदी है, गांधारा है, गांधार राज्य। उसके बाद आपका आता है ए बी सी डी। डी पर कोई नहीं है, एफ पर कोई नहीं, जी पर एक गांधारा है। तो पहले मानचित्र पर आप गांधारा को देख लीजिए। ये देखो वर्तमान में जो तक्षशिला देख रहे हो, अब यही राज्य गांधारा यहां है। पुष्कलावती उसकी राजधानी है, एक गांधारा राज्य है उत्तर पश्चिम में। तो जी पर गांधारा हो गया। तो एच पर कोई नहीं है, आई पर कोई नहीं है, जे पर कोई नहीं है, के पर 4 है,
काशी, कोशला, कुरु एंड कंबोजा। यानी काशी, कोशल, कुरु एवं कंबोज। तो काशी है, कोशल है, कुरु है और कंबोज है। ये 4 राज्य हैं जो आपको यहां पर दिखेंगे। फिर के पर ने, उसके बाद फिर एम पर। एम पर एक राज्य है मगध, मल और मत्स्य। जैसे मैं आपको काशी कौशल पर पहले बता देता हूं। देखिए, काशी तो आपने उत्तर वैदिक काल से सुना, काशी का राज्य है काशी। और काशी के बाद कौशल इसके उत्तर में है, काशी, कौशल, कुरु। कुरु राज्य मैंने बताया था कि हस्तिनापुर जिसकी राजधानी है, गंगा यमुना के ऊपरी द्वार के उत्तरी भाग में है। और कंबोज सबसे उत्तर पश्चिम में है। काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। तो के पर आपका ये हो गया, ये राज्य हो गया। अब एम पर है मगध, मल्ला एंड मत्स्य। मगध, मल एंड मत्स्य। तो अब मगध, मल और मत्स्य में देखिए, मगध तो मैंने बताया कि गंगा नदी के दक्षिण में मगध का राज्य है और यही आगे साम्राज्य बनेगा। मगध है। मल है, ये गणतंत्र है, अराजक गणतंत्र बोलते हैं। इसमें राजा का शासन नहीं है, बल्कि इट वॉज बीइंग रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स। एक ग्रुप ऑफ एल्डर्स के द्वारा रूल किया जा रहा है और इस राज्य का नाम है मल राज्य। तो जो मला स्टेट है दैट इज इन द फुट हिल ऑफ हिमालयाज। यह हिमालयाज के फुट हिल्स में है, हिमालय की तलहटी में है। तो मगध है, मल है और मत्स्य है। मत्स्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। इस जगह आप देखते हो मत्स्य, वो राजस्थान में है। तो मगध, मल और मत्स्य, ये 3 आपको ऐसे मिलते हैं। तो दैट इज पॉइंट हियर। तो मगध, मल और मत्स्य हो गया। तो ए पर, सी पर, जी पर, के पर, एम पर, एन पर कोई नहीं है, ओ पर कोई नहीं है, पी पर एक है पांचाल। पांचाला। अब पांचाला में बस आगे का बता ही देता हूं, एक वर्ड दिखा दूं। तो पी पर केवल पांचाला है, क्यू पर कोई नहीं है, आर पर कोई नहीं है, एस पर एक है सुरसेन। सुरसेन यानी मथुरा। सुरसेन, सुरसेन कहते हैं मथुरा को। टी पर कोई नहीं है, यू पर कोई नहीं है, भी पर 2 हैं। वृजी, यानी जिसको वज्जी संघ बोलते हो, वृजी एंड वत्स। वृजी एवं वत्स, ये 2 हैं जो भी पर हैं। और फिर एक्स वाई जेड पर कोई नहीं है, यही लास्ट है। 16 महाजनपद आप काउंट करिए, आपका हो गया। अब देखिए, तो एक हुआ पांचाल। तो पांचाल तो मैं पहले ही आपको वैदिक काल से ही देख रहे हो, काम्पिल इसकी राजधानी है और गंगा यमुना के ऊपरी द्वार के मध्य भाग में है। तो ये पांचाल स्टेट हो गया। दूसरा ठहरा सुरसेन। सुरसेन का मतलब हुआ मथुरा। तो देखो ये मथुरा, सुरसेना ये मथुरा है यहाँ। तो ये हो गया। और विरजी, विरजी का मतलब है, देखो ये वैशाली जिसको वर्तमान कहते हैं, यहीं पर विरजी थी। और वत्स जो राज्य है वह वत्स राज्य है, ये प्रयाग जो इलाहाबाद देखते हो, कौशाम्बी उसकी राजधानी थी, यही वत्स राज्य है। तो 16 महाजनपद के 16 महाजनपद पूरे हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब इसका नाम आपको याद रहे, लेकिन क्या आपको महाजनपदों के नाम में क्लैरिटी आ गई होगी? अगर आप अल्फाबेट्स के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर नाम लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि इन महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए मगध साम्राज्य क्यों आगे बढ़ गया।
यानी मगध राज्य, मगध महाजनपद इनमें क्यों आगे बढ़ गया? तो व्हाट वेर द फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगधा महाजनपदा, ये पीपुल हैव टू नो। ये 16 महाजनपद में एक और भी ध्यान रखना, इसमें 2 अराजक गणतंत्र हैं, नॉन मोनार्कियल स्टेट्स है। नॉन मोनार्कियल रिपब्लिक तो प्रॉपर नहीं कहोगे, बिकॉज इट वॉज नॉट रूल्ड बाय द इलेक्टेड कमिटी, इट वॉज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ चोजन एल्डर्स। एक ग्रुप ऑफ जो एल्डर्स है, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा इसका शासन होता था। तो प्रॉपर गणतंत्र तो इसको नहीं कहोगे, लेकिन हाँ आप यह कहोगे उस दिशा में, मतलब एक तरह से ये एक किंग की जगह कई किंग शासन करते थे। अब आप कहोगे भाई मगध साम्राज्य, द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगधा एम्पायर। द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगधा एम्पायर, मतलब मगधा एम्पायर का सक्सेस के पीछे व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर के पीछे, सक्सेस के पीछे रीजन क्या था? सो जस्ट वी पीपुल हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन। तो चलिए पहले इसके रीजन पर हम लोग विचार करते हैं। तो पहला है ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, मतलब इसकी राजधानियों की प्राकृतिक सुरक्षा, राजधानियों की प्राकृतिक सुरक्षा। अब कहोगे राजधानियों हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो इट्स कैपिटल्स, कैपिटल्स में इसके 2 कैपिटल हुए। पहला कैपिटल इसका था राजगृह, तो राजगृह कैपिटल को कहते हैं ग्रीवरज, राजगृह कैपिटल को ग्रीवरज कहते हैं। और फिर दूसरा कैपिटल मैं आगे एक शासक बताऊंगा, जो अजातशत्रु का बेटा उदयन होगा, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ग्रीवरज टू पाटलिपुत्रा, तो इसका दूसरा कैपिटल पाटलिपुत्रा हुआ। अब दोनों कैपिटल के अपने ज्योग्राफिकल एडवांटेज थे। जैसे पहला कैपिटल था तो वह 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, सो इट वाज द फर्स्ट कैपिटल। और जो सेकेंड कैपिटल है, द सेकेंड कैपिटल वाज बेसिकली प्रोटेक्टेड थ्रू, जो सेकेंड कैपिटल है दैट वाज प्रोटेक्टेड थ्रू द 5 हिल्स और 5 माउंटेन्स। तो जो दूसरा कैपिटल है वो 5 पहाड़ियों से सुरक्षित था। तो दोनों कैपिटल्स की अपनी अपनी सुरक्षा थी। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो पॉइंट नंबर 2 में आप देख रहे हो वह है उपजाऊ फर्टाइल लैंड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मतलब उपजाऊ मिट्टी तथा मजबूत अर्थव्यवस्था, उपजाऊ मिट्टी और मजबूत अर्थव्यवस्था, मतलब इसकी मिट्टी भी उपजाऊ थी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। मतलब कैसे? तो यह मध्य गंगा घाटी में अवस्थित था और मध्य गंगा घाटी की जो मिट्टी थी काफी उपजाऊ थी। आपको पता होना चाहिए इस समय लोहे के आयरन इंप्लीमेंट्स का यूज एग्रेरियन टूल्स के रूप में होना शुरू हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद। आफ्टर 6th century BCE द आयरन टूल्स केम इनटू यूज फॉर एग्रेरियन पर्पसेस, एग्रेरियन पर्पस। तो उससे क्या हुआ, जमीन को अच्छे से तोड़ा गया, जंगलों की सफाई हुई, तो बहुत प्रोडक्शन सरप्लस आया, अच्छी खेती हुई, जो मैं इकोनॉमी में बताऊंगा आपको। इससे क्या होगा, ट्रेड का एक्सपेंशन होगा, क्राफ्ट का एक्सपेंशन होगा, ट्रेड का एक्सपेंशन होगा,
मॉनेटरी और एक्सचेंज सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, और जिसको इतिहास में सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हो वो मध्य गंगा घाटी में आएगा, तो इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। और तीसरा आप कहते हो नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन। अब इसके पास प्राकृतिक संसाधन क्या है मगध के पास, तो लोहे का बहुत बड़ा भंडार है, आयरन का बहुत बड़ा भंडार है, तांबे भी उपलब्ध है, दोनों धातुएं उपलब्ध है, लोहे बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, फिर तांबे भी उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, पास में जो गया की पहाड़ी थी, वो गया के जंगलों में बड़ी मात्रा में लकड़ी भी उपलब्ध थी, और जंगलों में हाथी उपलब्ध था। तो मगध बहुत ही दुरुस्त और बढ़िया गज सेना खड़ी कर सका। तो जो मगध की गज सेना थी, जो एलिफेंट कॉर्प्स था, गज सेना मतलब हाथी, एलिफेंट कॉर्प्स, सो देयर वाज नो मैच फॉर एलिफेंट कॉर्प्स ऑफ मगधन एम्पायर। ओनली स्टेट और ओनली महाजनपदा व्हिच कुड मेंटेन एंड some strong elephant corps was Avanti. Apart from Avanti, no other state was just matching. तो यहां पर आप देखते हो कि नेचुरल रिसोर्सेस या जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन की चर्चा आपको यहां मिलती है। ओके, तो तीसरा है। और जो चौथा फैक्टर काम कर रहा है, ये तो तीन अलग अलग फैक्टर्स आई हैव मेंशन्ड अबाउट। अब जो चौथा फैक्टर काम कर रहा है, द फोर्थ वन फैक्टर, सो ये फोर्थ वन फैक्टर है, वो है द रोल ऑफ एम्बिशस मगधन किंग्स। जो मगध के महत्वाकांक्षी शासक हैं, मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की भूमिका, जो मगध के महत्वाकांक्षी शासक है, जो एम्बिशस किंग्स है मगध के, उनका जो रोल है दैट ऑल्सो प्लेड एज अ मेजर फैक्टर। यानी मगध के महत्वाकांक्षी शासकों ने इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। तो उसमें सबसे पहला आएगा हर्यंक डायनेस्टी। ध्यान रखना किस डायनेस्टी का नाम होगा, मगध का डायनेस्टीज में आपको मैं अवगत कराता हूं शासक और डायनेस्टीज से। तो इसमें पहला होगा हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी यानी हर्यंक वंश। तो जो मैंने यहां पर हर्यंक वंश आपको लिखा, उसमें शुड नॉट गेट कंफ्यूज, मतलब ये हर्यंक वंश कौन है और क्या है। तो हर्यंक का वंश कर दो, हर्यंक का डायनेस्टी, हर्यंक वंश। इसका पहला शासक है बिंबिसार। बिंबिसार यानी बिंबिसारा, इंग्लिश में उसको बिंबिसारा बोलते हैं। लगभग 544 ईसा पूर्व से, अब ईस्वी सन में नहीं फंसाना आपको चाहता, आप मान के चलिए कि मिडल 6th सेंचुरी बीसी से मिडल 5th सेंचुरी बीसी तक शासन किया, यानी ईसा पूर्व। तो लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व के बीच शासन किया। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो बिंबिसारा है वो पहला ऐसा किंग है जिसकी ऐतिहासिकता स्पष्ट है। इससे पहले हम लोग, आप याद करिए, हमने राजा परीक्षित की चर्चा कही थी, जन्मेजय की चर्चा कही थी, बाकी और शासकों की चर्चा कही थी, प्रवाहन जयवाली की चर्चा कही थी, विदेह माधव की बात की थी, काशी के अजातशत्रु की बात की थी, बट दे आर नॉट हिस्टोरिकली प्रूव्ड। वी कम टू नो अबाउट देम ऑन द बेसिस ऑफ द माइथोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन बिंबिसार एक ऐसा किंग है जो लगभग जिसमें तिथियां भी स्पष्ट हैं कि लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक ये रहा है। और इसका कुछ अचीवमेंट क्या है, अगर पॉलिटिकल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अचीवमेंट देखोगे तो इसका अचीवमेंट है कि जैसे मगध राज्य है, इसके समय अंग को जीत कर मिला लिया। तो मगध साम्राज्य का पहला विस्तार बिंबिसार के समय हुआ। दूसरा क्या है
कि बिंबिसार का जो मैरिज है, विवाह, वो कई विवाह हुए, तो पहला विवाह पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसका जो कोशल राज्य मैंने बताया, ये कोशल राज्य यहाँ है, तो कोशल राज्य की राजकुमारी थी जिसका जो प्रसेनजीत कौशल का शासक था, उसकी बहन से उसका विवाह हुआ था जिसका नाम कौशल देवी था। तो उसके एवज में इसको, चूंकि देखो पहले जो काशी का राज्य था उसको कौशल जीत चुका था, सो काशी वॉज कंट्रोल्ड बाय कोशला स्टेट, सो एज द मगध स्टेट एंड कोसला स्टेट जस्ट you can say developed a matrimonial relation, so Magdha state as a reward naturally got the region of Kashi as dowry. मगध एक रिवार्ड के रूप में काशी डॉरी के रूप में काशी को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से काशी भी मिल गया मगध को और अंग भी मिल गया। उधर उसने एक और भी मैरिज किया था, वो मैरिज किसके साथ किया, तो मिस्टर अंकुर व्हाट इज दिस, उसने एक मैरिज किया और वो फिर एक चेलन्ना नामक राजकुमारी से जो वज्जी संघ का था, और वज्जी संघ उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संघ था, तो उससे भी उसकी स्थिति मजबूत थी। बिंबिसार के बारे में एक और भी कहा जाता है श्रेणिक बिंबिसार, सबसे पहले आर्मी को संगठित करने का श्रेय बिंबिसार को ही दिया जाता है। मैं स्टूडेंट्स आज तो हमारा टाइम समाप्त हो गया, यही मैं रोकता हूं। अब ये जो मैंने मैटर दिया है, अब ध्यान रखिएगा, हम राजनीतिक पहले करेंगे, फिर प्रशासनिक, फिर अर्थव्यवस्था, फिर समाज, फिर संस्कृति, या हम वैदिक काल से लेकर अर्ली मेडिवल तक ले चलेंगे ताकि चेंजेज क्लियर हो और चेंजेज के साथ आपका फैक्ट्स लगा रहे। कल मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मेरा विश्वास है कि आज पढ़ाई हुई चीजें आप लोग बढ़िया से रिवाइज करोगे ताकि कल जवाब दे सको। आई विल सी यू टुमारो। ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।